गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास में सीरीज आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारी चौथी वीडियो होगी। आज का टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत की प्रथम जो मुस्लिम शासिका बनी है रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। शासनकाल रहेगा 1236 से 1240 तक। देखना, इससे पहले हमने इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक और एक गोरी गजनवी पर हमने वीडियो बनाई है। यह आज हमारी 4th वीडियो होगी। क्या शुरू करते हैं। देखना, इसमें जो आज की विषय वस्तु हमारी रहेगी कि रजिया सुल्तान की उपाधि कौन सी थी, ये कौन से वस्त्र धारण करती थी। चूँकि दरबार में आने की या सिंहासन पर बैठने की एक विशेष पोशाक थी, उसका नाम परीक्षा में पूछा गया है। और जो कार्य हैं और रजिया सुल्तान की हत्या किसने की थी या उसकी कब्र या समाधि कहाँ पर बनाई गई है, ये आज भी एक विवाद का विषय है कि रजिया सुल्तान को किस कब्र में या कहाँ पर दफनाया गया है। खैर, अभी चर्चा करते हैं। तो रजिया सुल्तान एक तो भारत की पहली महिला शासिका भी बनी है। उपाधि कौन सी थी? उमदत उल निस्वा। उमदत उल निस्वा की उपाधि धारण की है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। पहले सिविल सर्विस में था, बाद में स्टेट जो सर्विस में आया हुआ है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के नाम में एक वसीयत, जो इनके फादर थे इल्तुतमिश ने एक वसीयत की थी, एक बिल पारित किया था अपने जीवित रहते हुए कि मेरे बाद में मेरा जो उत्तराधिकारी बनेगा वो योग्य पुत्री बनेगी। चूँकि जो इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र थे नासिरुद्दीन की मृत्यु इल्तुतमिश के शासन काल में ही हो चुकी थी, इसलिए वो बाद में बीमार भी पड़े और अपनी पुत्री के लिए एक वसीयत उन्होंने तैयार की। लेकिन प्रारंभिक कठिनाई क्या आई थी उस टाइम पर, मतलब किसके नाम वसीयत थी? रजिया के, लेकिन बना किसी और को दिया। प्रारंभिक कठिनाई ये थी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो रुकनुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया था, है ना। जो वहाँ पर अमीर वर्ग होता था या तुर्क सरदारों का एक समूह था, उन्होंने किसको बनाया? रुकनुद्दीन को अपदस्थ किया गया और खुद ही दिल्ली की सुल्तान घोषित हुई। एक नियम पहले इल्तुतमिश ने बनाया था कि न्याय की फरियाद के लिए जो भी आएगा तो राजमहल के जो गेट था उस पर संगमरमर के 2 शेर बने होते थे, उनके गले में घंटियां बंधी होती थी। जो भी उन घंटियों को बजाएगा लाल वस्त्र धारण करके, इसका मतलब है वो न्याय की भीख चाहता है, यानी कि वो न्याय चाहता है। तो ऐसे ही बताते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली में मस्जिद के सामने लाल वस्त्र धारण करके गई थी, तो दिल्ली वासियों ने उसको सपोर्ट किया था और रुकनुद्दीन को पद से हटाकर शासिका घोषित किया, इसको रजिया सुल्तान को। वो प्रारंभिक कठिनाई क्या थी कि रुकनुद्दीन को पद से हटाना, क्योंकि इसकी जो माता थी शाह तुर्कान का इसको सपोर्ट था और शाह तुर्कान ही इसकी जो शासिका होती है, जैसे ये तो पपेट बना हुआ था कठपुतली, वो संरक्षिका घोषित की गई थी। तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके न्याय के लिए एक फरियाद दी थी। दिल्ली के लोगों ने न्याय दिलाने के लिए सहयोग किया था काफ़ी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं जी। वस्त्र कौन से थे जो वस्त्र धारण करती थी, यानी कि जो ड्रेस कोड होता था रजिया सुल्तान की, जो पोशाक होती थी दरबार में जाने के लिए, वो एक तो पगड़ी पहनती थी या टोपी कह सकते हैं, और एक लॉन्ग कोट हुआ करता था। लॉन्ग कोट यानी कि पुरुषों के जैसा कुर्ता पहनना। उस लॉन्ग कोट का नाम क्या था? काबा या कूबा। उसे क्या कहते थे? काबा या कूबा कहते थे। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि कूबा क्या था। कूबा क्या था? लॉन्ग कोट या कुर्ता कहिए, पुरुषों जैसा कुर्ता। और दूसरा कुल्हा क्या होता था? पगड़ी या टोपी को कह सकते हैं। जो पगड़ी पहनती थी रजिया सुल्तान, उसको ये कुल्हा बोलते थे, कुल्हा। पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया था, यानी कि मुस्लिम परंपरा के विरुद्ध था। शायद इसीलिए जो तुर्क सरदार, जो अमीरों का एक संगठन था, वो इसके विरुद्ध हुआ था। तो पर्दा प्रथा का त्याग किया था, जो मुस्लिम कल्चर के अगेंस्ट था। तो एक बार फिर से देखिए, ड्रेस कोड क्या था? काबा या कुल्हा तो लॉन्ग कोट को कहा जाएगा, और कुल्हा ये पगड़ी या टोपी को कहा जाएगा। पर्दा प्रथा का इसने विरोध किया था, क्योंकि दरबार या शासन चलाने के लिए वो अनिवार्य नहीं था। ओके, नेक्स्ट, इसने वजीर अपना किसको नियुक्त किया था? जो इल्तुतमिश का वजीर था, यानी कि निजामुद्दीन जुनैदी को ही अपना वजीर बनाया था। हालांकि बाद में षड्यंत्र में शामिल हुआ था। विरोधी गुट, है ना, सिंहासन पर बैठती, गद्दी पर बैठती, इसे अपने विरोधियों के गुट का सामना करना पड़ा। उसका पतन भी किया। कुछ विरोधियों को इसने मौत के घाट उतारा और उसके बाद में फिर से दोबारा एक और वो किया गया था, कंस्पायरेसी। तो विरोधी गुट में कौन कौन शामिल थे? एक तो वजीर भी बाद में विरोधी गुट में हुआ था, जुनैदी। मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन ये सबसे बड़ा एक षड्यंत्रकारी था। और दूसरा था मलिक सैफुद्दीन कूची। और जानी को तो रजिया सुल्तान ने मरवा दिया था।
बाकी जो और थे उनको माफ़ कर दिया गया था और जिस पद पर थे उनका पद को घटाया गया और स्थानांतरित कर दिया, उनका ट्रांसफ़र किया गया वहाँ से। ये कौन थे इसमें गुट में शामिल? मलिक कबीर अय्याज, ये भी विरोधी दल में शामिल थे। और एक थे मलिक मोहम्मद सालारी। अय्याज और सालारी, इनका जो ओहदा था वो कम किया गया, यानी कि पद को और भी कम किया गया, स्थानांतरित किया गया। और ये मरवाया था किसको? मलिक अलाउद्दीन उज्जानी और मलिक सैफुद्दीन कोची, इनको मौत के घाट उतार दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के दो बहुत ही विश्वास पात्र थे जिनको इख्तिदार नियुक्त किया गया था, वो कौन कौन थे? मलिक एतगीन, ये बदायूं का इख्तिदार, और इसको एक पद दिया गया था अमीर हाजिब का पद। अमीर हाजिब जो होते हैं जैसे आगंतुकों का प्रधान, आगंतुक मतलब जो बाहर से आएंगे, फॉरेन अफेयर्स, मान लो देश विदेश या फिर दूसरे प्रदेशों के साथ में हमें कोई डीलिंग करनी है, कोई हमें उनके साथ में बिजनेस व्यापार करना है, वाणिज्य, उसके लिए एक पदाधिकारी होता था अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? मलिक एतगीन को। और एक थे इसमें अल्तुनिया, अल्तुनिया को बरन और भटिंडा का इख्तिदार बनाया गया था। चूँकि ये जो क्षेत्र थे बदायूं और ये भटिंडा काफ़ी प्रोस्पेरस थे, है ना। इख्तिदार क्या करता था? वहाँ राजस्व वसूलना, जैसे रिवेन्यू सिस्टम होता है ना, तो उसको वसूलते थे और वो शाही खजाने में जमा करते थे, उसी में से उनकी हिस्सेदारी भी दी जाती थी। तो ये रजिया सुल्तान के दो कृपा पात्र हुए थे, बहुत ही विश्वसनीय थे, कॉन्फिडेंट, लेकिन बाद में यही शत्रु बने थे। बाद में इन्होंने कंस्पायरेसी, यानी कि जो इन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा। आगे बढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे जमालुद्दीन याकूत। ये कौन था? याकूत, है ना, ये याकूत के नाम से प्रसिद्ध है, जमालुद्दीन याकूत। ये एक अबिसीनियाई जनजाति, जो हबसी जनजाति हैं, ये वहाँ का निवासी था, अबिसीनिया। अबिसीनियाई व्यक्ति जो अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया था। शायद ये रजिया ने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि जो अमीर वर्ग था, दरबार में रहने वाले जो नोबल्स थे या कहिए कि तुर्क सरदार, वो इसके विरोधी हुए थे। अमीर आखूर बोलते हैं अस्तबल का प्रमुख या अश्वशाला का प्रमुख। जितनी भी घुड़सवारी थी यानी कि अश्व सेना, ये इसके अधीन रहती थी। सेना का सबसे बड़ा पद उस टाइम पर था। इस पर किसे नियुक्त किया गया था? अबिसीनियाई याकूत नामक व्यक्ति को किया गया था, जो विवाद का कारण बना, क्योंकि अब तक ये परंपरा थी अमीर आखूर के पद पर अमीरों के अलावा, यानी कि जो तुर्क सरदार थे उनके अलावा किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। रजिया ने क्या किया? यहाँ अमीरों की नियुक्ति ना करके इसमें एक अबिसीनियाई हबसी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या था? याकूत। याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त। विवाद का सबसे बड़ा ये कारण था। और यही नहीं, रजिया जब घुड़सवारी करती थी, यानी कि घोड़े पर बैठती थी, तो उसके सवार होने में हाथ लगा के, जो पैर रखकर जब ऊपर चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर, तो सवारी करने के लिए ये सहायक हुआ करता था, यानी कि घुड़सवारी में रजिया की सहायता करता था। विवाद का विषय जो अमीर दल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब ये अमीर दल, यानी कि जो तुर्क सरदार थे, जैसे हमने पढ़ा जो तुर्क सरदार इल्तुतमिश में चालीसा, उसी के कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, तो उनमें एक रोष का विषय उत्पन्न हुआ था। वो हटाना चाहते थे याकूत को। एक तो याकूत को इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया, दूसरा फिर ये घुड़सवारी में रजिया की जो सहायता करता था। कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि रजिया और याकूत के प्रेम प्रसंग थे, हालांकि कुछ इतिहासकार उसको अवॉइड करते, मना ही करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। विरोधी षड्यंत्र। विरोधी एक षड्यंत्र और हुआ जिसमें एक विद्रोह किया गया। उसमें कौन कौन शामिल थे? एतगीन और अल्तुनिया। ये एतगीन अल्तुनिया कौन थे? जिन्हें बाद में बदायूं का और भटिंडा का इख्तिदार भी बनाया था। एतगीन और अल्तुनिया, इन्होंने मिलकर अय्याज के साथ में मिलकर एक और षड्यंत्र रचा, फिर से एक कंस्पायरेसी प्लॉट रजिया के विरुद्ध। उसको ये हटाना चाहते थे और इसी षड्यंत्रकारियों ने इन्होंने ही याकूत की हत्या की। याकूत यानी कि अश्वशाला का प्रमुख, चीफ कमांडर को ही मार दिया इन्होंने, है ना, जो रजिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हत्या की गई थी। उधर क्या किया? रजिया को भटिंडा के किले में कैद कर लिया गया। अब रजिया को गिरफ्तार करके भटिंडा में उसको बेसमेंट में ले जाया गया, यानी कि नज़रबंद किया गया। और वहीं पर दिल्ली में दूसरी तरफ जो उसका एक कजिन ब्रदर था, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नाम क्या था? बहराम शाह। वहाँ पर बहराम शाह को बना दिया गया। तुर्क अमीर सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। अच्छा, और ये गिरफ्तार कहाँ थी? भटिंडा के किले में। आगे चलकर अगर देखें, चूँकि इसे शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था बहराम शाह को, ये तो केवल एक पपेट बना था, एक कठपुतली बना था। बहराम शाह ने क्या किया? एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था नायब ए ममालिक या मामलिकात।
नायब मामलिकात, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मुमालिक, नायब मुमालिक, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका एक नया पद सर्जित किया। देखना, नायब का अर्थ होता है छोटा, यानी कि उप, डिप्टी बोलते हैं, जैसे होता है ना तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार क्या होगा, छोटा तहसीलदार। तो नायब का मीनिंग क्या हुआ इसमें अमित जी, छोटा। तो नायब ए मुमालिकात का एक नया पद सर्जित किया और इस पद पर सबसे पहले जो नियुक्ति की वो इस षड्यंत्रकारी एतगिन की नियुक्ति की गई थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नायब मामलिकात के पद पर सबसे पहले नियुक्ति किसकी थी, एतगिन की। और एतगिन कौन था, ये रजिया सुल्तान का षड्यंत्रकारी था जिसने वहाँ पर कैद किया था भटिंडा में। रजिया ने एक अल्तुनिया से विवाह करके एक नया षड्यंत्र, इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए अपनी एक चाल चली कि षड्यंत्रकारी से विवाह कर लिया जाए। तो अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह किया। अब वहाँ से फिर वो कैद से रिलीज हुई। अब अल्तुनिया और रजिया मिलकर षड्यंत्रकारियों को सजा देना चाहते थे, इसीलिए वहाँ से वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। यानी कि भटिंडा से जब वो दिल्ली पहुँचने वाले थे, एक तो बहराम शाह को अपदस्थ करना था, दूसरा षड्यंत्रकारियों के प्रभाव को कम करना था। जैसे ये भटिंडा यानी कि पंजाब से कूच करते हैं दिल्ली के लिए, रास्ते में कैथल नामक स्थान पर धोखे से दोनों की हत्या कर दी जाती है, यानी कि रजिया की भी और उसके जो पति अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी। एक विवाद का विषय और भी है कि रजिया को कहाँ दफनाया गया, इसकी कब्र कहाँ पर बनाई गई है, ये आज भी इतिहासकारों में एक विवाद का विषय है। चूँकि हत्या कहाँ पर की गई थी, कैथल में, और ये दफनाया कहाँ गया, तो उसके लिए 3 जो साइट की गई निर्धारित, या तो कैथल कहाँ है, हरियाणा में, दूसरा दिल्ली, या तीसरा फिर टोंक जिला पड़ता है राजस्थान में, कि वहाँ भी समाधि स्थल बताते हैं। तो कहाँ कहाँ है इसके समाधि जो बनी हुई है, कैथल हरियाणा, दिल्ली राज्य है, और एक टोंक कहाँ है, राजस्थान में, ये राजस्थान में। तो अमित जी ये 3 साइट है, इसके लिए हम कोई निश्चित आंसर नहीं लगा सकते कि रजिया सुल्तान को कहाँ पर दफनाया गया। इतिहासकारों का कथन है, एक इतिहासकार है मिनाजुस सिराज, और इन्होंने किताब लिखी है ताबकात नासिरी, इल्तुतमिश के शासनकाल में भी लिखी गई है, क्योंकि हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी इन किताबों से मिलती है। तो मिनाजुस सिराज ने जो किताब लिखी है ताबकात नासिरी, उसमें लिखा है कि रजिया सुल्तान के पतन का एकमात्र कारण उसका स्त्री होना था। तो मिनाजुस सिराज ने क्या बताया, पतन का कारण रजिया सुल्तान का स्त्री होना, कि अगर ये स्त्री ना होती शायद पतन ना होता इतनी जल्दी। दूसरा एक और इतिहासकार है एल्फिंस्टन ने लिखा है कि रजिया स्त्री ना होती तो इसका नाम भारत के मुस्लिम महान शासकों की सूची में शामिल किया जाता। फिर से एक बार वो देखिए, इतिहासकार एल्फिंस्टन क्या लिखते हैं कि रजिया सुल्तान अगर एक स्त्री ना होती तो इसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में शामिल किया जाता। तो 2 इतिहासकारों के कथन हैं, रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर बनाई गई है, रजिया सुल्तान की विशेष ड्रेस के बारे में और उपाधि के बारे में, ये सब कुछ इसमें लिखा है। शायद एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो फिर भी इसमें अगर कुछ आपको और भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।